हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुष पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी कक्षा 10 गणित की चैप्टर नंबर 6 या 5, किसी के किताब में चैप्टर नंबर 6 है, किसी में 5 है। तो इससे हमसे क्या मतलब, हम बात करने वाले हैं पाचन क्रिया, जो कि जैव प्रक्रम चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हर बार पेपर में लॉन्ग आंसर में आती है। ठीक, तो आपको अगर पेपर में कैसे लिखना है, क्या चित्र बनाना है, 5-6 हाइडिंग आपके लिए आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम आपको इसको अपनी भाषा में लिख कर लेकर आए हैं, जो आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा। ये हमने थोड़ा सा चित्र भी बनाया है, माना कि थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी है। ठीक, तो हम इससे समझाने वाले हैं। थ्योरी है 1-2 पेज की, बहुत ही थ्योरी वाली जी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। बस आप समझ गए, चित्र समझ गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही 2-3 पेज का लिख देंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमने इससे पहले वाले, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, मानव हृदय को हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैथ की वीडियो आप उसे उसे भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल की क्लास हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जिससे हम सारी वीडियो अब तक पहुँचती रहें। अब भाई, मनुष्य में पाचन क्रिया क्या है। सबसे पहले बात हुई कि मानव में पाचन क्रिया क्या है, कैसे होती है। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र के एक लंबी आहार नलिका होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है। भाई कौन सी होती है, हम कैसे जानेंगे। तो ये रही आपके सामने, कितनी है, 8 से 10 मीटर है। लेकिन चित्र में तो नहीं दिखाई दे रही, होती है, क्योंकि आप इतने बड़े तो होते नहीं, आप भी 5 फुट 6 फुट के होते हैं। ठीक, ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यहाँ से पूरी है ये पूरी यहाँ तक है, ये तो बहुत कम है। ये पूरी ये 8 से 10 मीटर होती है। ठीक, उसके बाद और ये मुख से गुदा तक फैलती है। हमने वही बताया कि मुख से गुदा ये होता है, गुदा द्वारा गुदा तक फैलती है। ठीक, इस आहार इस आहार नाल के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार से भोजन का पाचन होता है। भाई इसमें बहुत सी प्रक्रिया है, वो आप आगे देखेंगे, हमने सब आगे लिखा है। भोजन को आहार नाल में, जैसे हमने भोजन खा लिया, अब ये भाई अगर खा लिया, मुंह में रहना चाहिए, आपने मुंह में चबा लिया, तो नीचे कैसे जाता है। ये नीचे जाता है क्रमाकुंचन गति के कारण। आपके पाचन तंत्र में, मुख में क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे जो भोजन को धकेलती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो हम अपने पहली वाली हेडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई हमारे जो मुंह में है, मुख में कैसे पाचन होता है। अब भाई हमने खाना खा लिया, मुख या मुगवा में भाई भोजन को हम खाएंगे, चबाएंगे, चीड़ फाड़ देंगे, उसमें चबाकर उसमें लार मिलाई जाती है, लार मिल जाती है। जो लार में आपको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत बार आपके एमसीक्यू में आया है। इसे टाइलिन या स्लाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम भी कहते हैं, यानी कि इसे स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये दूसरा इसका नाम है। यह एंजाइम जो मंड होता है, जो हमने खाया चबाया है, उसी को मंड बोलते हैं। मंड को शर्करा में बदल देता है, यह शर्करा में बदल देता है। इनका और इनका जो हम खाते हैं, इसका पाचन करता है। पाचन ये नहीं करता, पाचन आगे होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया हुई, तो आप मन में अपने सोचिए कि भोजन एकदम पूरा गबड़ गया, खिचड़ी बन गया। भोजन ले सा होकर ग्रास नली से आमाशय तक पहुंचता है। अब कहेंगे भाई ग्रास नली क्या होती है। तो ग्रास नली ये है, हमने मुंह में खाया, चबाया, लार मिलाई, ये आ गया हमारा लार ग्रंथ है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम है। फिर हमको मिली ग्रास नली, ये भोजन, इसमें क्रमाकुंचन गति हो रही है, ये आ गई यहाँ पर भोजन। अब आगे बात करेंगे कि भाई इस गर्दन में क्या हुआ, ये भी लिख लेंगे, इसमें लिखने में गया था। ठीक, उसके बाद हमारी गर्दन में क्या होता है, गर्दन को ही हम ग्रसिका कहते हैं। ये हमारा हेडिंग नंबर 2 है। ये ज़्यादा लिखने का तरीका है, आपको समझाने का। आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम महीने 1.5 महीने होने वाले हैं। ठीक, तो यह भोजन को अमाशय के भीतर धकेलने में सहायता करती है। अब चेक इसका आपने मन से देख के बताइए, इसका कौन सा काम होगा। यहाँ से खाया, ये अमाशय में यहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक, ग्रसिका की पेशियां क्रमागत फैलना तथा सिकुड़ना क्रमाकुंचन कहलाता है, यानी कि ये फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। जैसे हमारा हृदय फैलता सिकुड़ता है। ठीक, इसे क्रमाकुंचन कहते हैं। ग्रसिका मतलब वही धकेलना और फैलना सिकुड़ना, तो वही है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा। इसमें कौन सा पाचन होगा, इसमें क्या लगा है, इसमें केवल भोजन धकेला गया है। तो ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन या नहीं होता है। ठीक, ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आमाशय में पाचन। ठीक,
अब हम बात करेंगे आमाशय में पाचन, या भाई जे क्या, अगर थोड़ा बहुत आप देखेंगे ध्यान से तो जे आकार की थैली नुमा मतलब थैली जैसी होती है। भोजन के आमाशय में प्रवेश करने पर जब भोजन हमारा आमाशय में पहुंचा, जठर ग्रंथियां उसमें आई, जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर रस का श्रवण करते हैं। जैसे मान लीजिए जठर जो जठर ग्रंथियां हैं एक प्रकार की सैनिक हैं, ठीक। अभी आप मान लीजिए गेट पर बैठी हैं, कोई आया तो एकदम से उनका अलग रिएक्शन हो गया। उन्होंने क्या किया भाई, उनसे पूछा, एडमिट कार्ड वर्ड देखा, तो ये जठर रस का श्रावण करती हैं। ये आपको मतलब याद करने में बता रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही भोजन पहुंचा आमाशय में, जठर ग्रंथियां उत्तेजित हुई, जठर ग्रंथियां उत्तेजित हुई और जठर रस का श्रावण करती हैं, यानी कि निकालती हैं। जठर रस में लगभग 97.99 ऐसे 98 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये हमने जो किताबों में मिला, जो ढूंढने में मिला, जो मान लीजिए अच्छा हमने दो तीन किताबें रखी जो हमको सरल लगा उस भाषा में लिखा, वैसे किताब की भाषा में लिख देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। समझ जाएंगे, आप जीनियस हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। अब जठर रस में लगभग 98% जल होता है, श्लेष्म होता है, एक प्रकार का एंजाइम है। HCl तो जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा पेप्सिन एंजाइम होते हैं। ये सारे एंजाइम ही हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म जल कितना होता है, मतलब 98% ये होता है। फिर श्लेष्म और ये सब होता है बाकी 2% में। वयस्क मनुष्य में, वयस्क क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हमसे थोड़ा बड़े हैं, मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है। रेनिन एक एंजाइम की कमी होती है। वयस्क मनुष्यों में रेनिन एंजाइम की थोड़ी सी कमी होती है, ठीक। HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय होता है। आप जानते हैं HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अम्ल है तो अम्लीय तो होगा, यानी कि HCl की उपस्थिति, आमाशय में क्या होता है, HCl होता है। अब HCl की उपस्थिति में तो जठर रस हमारा निकलता है, थोड़ा अम्लीय हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम पूरा आमाशय में पाचन 1 मिनट में बता दे रहे हैं। आमाशय में पाचन क्या होगा भाई, भोजन आया, ठीक, भोजन आया, जठर ग्रंथियां थी, जठर ग्रंथियों से हमारा जठर रस निकला, जिसमें 98% जल होता है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एंजाइम होते हैं। वयस्क मनुष्य में एक एंजाइम रेनिन जिसका नाम है, ये थोड़ा कम होता है। और HCl जो हमारा अम्लीय होता है, इसलिए जो हमारा जठर रस में स्रावित होता है वो भी अम्लीय हो जाता है। अब मुख्य रूप से HCl का कार्य क्या होता है ये हम देखेंगे। अब देखिए HCl का कार्य क्या है। HCl निष्क्रिय, एक निष्क्रिय पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन मान लीजिए, पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजन नामक एक प्रकार का एंजाइम मान लीजिए, ये जो कि निष्क्रिय अवस्था में होता है। HCl जब हमारे आमाशय में पहुंचता है तो उसको पेप्सिन में बदल देता है, ठीक। ये नाम याद कर लीजिएगा। भोजन के साथ जो हमारे साथ मतलब भोजन खाते हैं, तो मान लीजिए जैसे आप आए, जल्दी जल्दी में आए, हाथों से खाने लगे, धोए भी नहीं, ठीक, तो थोड़े बहुत जीवाणु आ जाते हैं। भोजन के साथ जो जीवाणु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं उनको ये मारता है, खत्म करता है, उनसे रक्षा करता है, ठीक। या भोजन को सड़ने से रोकता है, या भोजन को जैसे आपके ये आपके मतलब भोजन को सड़ने से भी रोकता है। और भोजन के कठोर भागों को घोलता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ कहीं पार्टी वार्टी में गए, जल्दी जल्दी खा लिए, तो जो उसमें कठोर पार्ट हुए उसको घोलता है, यानी कि तोड़ता है। या प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को प्रोटीन्स पेप्सिन के प्रभाव से पेप्टोन्स क्या है आप आगे जान पाएंगे, इंटर का सिलेबस है, ठीक। एक प्रकार की प्रोटीन है, ये प्रोटीन का एक भाग है, अवयव है। ये प्रोटीन पेप्सिन के प्रभाव से, जो हमारी प्रोटीन होती है, इसको पेप्सिन नामक एंजाइम के प्रभाव से इसको पेप्टोन्स में बदल देती है। यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल रहा है। इसको आप नहीं याद रखेंगे तब भी, किसके प्रभाव से, पेप्सिन के प्रभाव से, ठीक। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। अब यहाँ पे आया 3 से 4 घंटे रुका, इसमें सब वो क्या बोलते हैं, जैसे रस मिला, ये सब अम्लीय कर दिया। जो कठोर थे वो हल्का मृदु हो गए, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल दिया, 3 से 4 घंटे रुका, तथा अधपचे भोजन को धीरे धीरे, अब यहाँ पूरा तो पचेगा नहीं, अधपचे भोजन को ग्रहणी में धकेल देता है। तो अगला वाला अब हम देखेंगे ग्रहणी में पाचन कैसे होता है। अब आप कहेंगे आपने आमाशय पाचन तो पूरा बता दिया, लेकिन चित्र में कहीं नहीं दिखा है कि हमारा आमाशय होता कहाँ है। तो ये हमारा आमाशय है, इतना, ठीक। आमाशय के बाद भोजन हमारा ग्रहणी में आता है। ग्रहणी कौन सी है, ये पूरी हमारी ग्रहणी है, ये सब ग्रहणी है, ठीक। अब ग्रहणी में पाचन देखेंगे। ग्रहणी में क्या होता है, ग्रहणी में कायम, कायम मतलब होता है अधपचा भोजन, जो हमने खाया पिया थोड़ा बहुत पचा, पचा कहाँ, थोड़ा बहुत आमाशय में पचा, तो उसको अधपचा भोजन भोजन बोलेंगे, कायम भी कहते हैं मुख्य रूप से। अब ग्रहणी में जो अधपचा भोजन आया, तो ग्रहणी में एक रस होता है जिसे पित्त रस बोलते हैं। पित्त रस और दूसरा रस अग्न्यासिक रस मिलता है इसमें। पित्त रस और अग्न्यासिक रस मिलता है, ये क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं।
ये बहुत वहाँ पर हमने बताया कि HCl होता है, आमाशय में अम्लीय होता है। अब यहाँ से आप अम्ल क्षार लवण पढ़ चुके हैं, तो क्षारीय आया, अम्लीय आया, यानी कि इसकी अम्लीयता को दूर कर दिया। तथा अगर न्यासिक रक्त प्रो एंजाइम को, जो प्रो एंजाइम होते हैं उनको क्रियाशील कर देता है। अगर न्यासिक रस तीन प्रमुख एंजाइम होते हैं, अगर न्यासिक रस तीन प्रमुख एंजाइम होते हैं, अगर न्यासिक रस के भी तीन प्रमुख एंजाइम होते हैं, ठीक। अगर न्यासिक रस में कौन से तीन प्रमुख एंजाइम होते हैं, मान लीजिए ज़्यादा जरूरी नहीं कि आपको हम बता दें, हमने लिखा नहीं इसलिए। इसमें एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेप्सिन और एक होता है स्टेप्सिन। ट्रिप्सिन, एमाइलेप्सिन और स्टेप्सिन, ये तीन इसमें एंजाइम होते हैं। ये प्रो एंजाइम मतलब एक प्रकार के होते हैं, ठीक। ये ग्रहणी में पाए जाते हैं। ये इतने को जरूरी नहीं इसलिए हमें लिखा नहीं, ठीक। अब फिर भोजन उसके बाद आया क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में आंत्र ग्रंथियाँ होते हैं, जिससे आंत्र रस स्रावित होता है। ये सब आंत्र ग्रंथियाँ, आंत्र रस स्रावित होता है। इसमें भी कई एंजाइम होते हैं, जैसे इरेप्सिन एंजाइम का नाम है। ये जो शेष प्रोटीन होती है तथा उसके अवयव को एमिनो अम्ल में और काहे में, यानी कि जो क्षुद्रांत में भोजन आया उसमें आंतर ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्षुद्रांत के अंदर उसमें आंतरस निकलता है और इसमें एरिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मुख्य रूप से ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन और उसके भागों को अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक। उसमें जो एरेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो प्रोटीन को क्या काहे में, मैंने बताया था, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में और कुछ को माल्टोज में, कुछ को इन्वर्टोज में, लैक्टोज इत्यादि विभिन्न शर्कराओं में बदल देता है। और कुछ को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में तथा लाइपेज शेष वसाओं को ग्लिसरास में, यानी कि जो प्रोटीन होती है उसको एमिनो अम्ल में बदलता है, वसाओं को ग्लिसराल में बदलता है और वसी अम्लों में भी कभी कभी बदल देता है। क्या हुआ कि हमारा भोजन क्षुद्रांत में आया, उसमें आंत्र ग्रंथियां थी, आंतरस था, उसमें कई एंजाइम्स प्रोटीन मतलब एंजाइम्स पाया जाता है, जैसे एरेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है और वसाओं को ग्लिसरॉल में बदलता है। ये एमिनो अम्ल के साथ साथ माल्टोज मतलब इनमें सब में भी बदल देता है, ठीक। ये आपका हो गया क्षुद्रांत में पाचन। फिर आखिरी टॉपिक हमारा है बृहदान्त्र, यानी कि बड़ी आंत में पाचन। अब आप लोग कहेंगे क्षुद्रांत हम जरा चित्र में दिखा दीजिए, तो चित्र में भी देख लीजिए क्षुद्रांत हमारी ये जो ये सब भाग बने हैं, ये सब पूरा, ये सब कोई जो लाइन ये है क्षुद्रांत इसको बोलेंगे, ठीक। तो आप इसको मतलब कहीं देख लीजिए, आप ऐसा ही चित्र बनाइएगा। ये हमने थोड़ा आसान तरीके से बनाया, आप भी इसको देख लीजिए, ऐसा आप बनाइएगा, ठीक। तो इसको हम हटाते हैं। फिर अगले बात हम बृहदान्त्र में पाचन देखेंगे। क्षुद्रांत हमारा ये वाला है, क्षुद्रांत हमारा ये अंदर वाला है, ये जो हमारा है तो बृहदान्त्र है, ये बाहर वाला बृहदान्त्र है और ये अंदर वाला क्षुद्रांत, ये सब क्षुद्रांत है। हमने उल्टा बता दिया था, ये है क्षुद्रांत, बाहर वाला बृहदान्त्र, ठीक। ये देखिए, ये है बृहदान्त्र, ये है यहाँ से क्षुद्रांत, ठीक। चलिए बात करते हैं बृहदान्त्र या बड़ी आंत। इसको हम बड़ी आंत भी बोलते हैं, ठीक, और इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्षुद्रांत को छोटी आंत भी बोलते हैं, ठीक। बता दें, भूल गए थे। जो बड़ी आंत होती है वो अधिक चौड़ी, भाई चौड़ी तो है ही है यार, देखिए ये बड़ी आंत अधिक चौड़ी है तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। कम लंबी तो है, ये बहुत लंबी है, ये छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में, अब भैया हमने खाया है कुछ तो जो मतलब ज़्यादा कठोर तत्व तो बिना पचे पहुंच जाते हैं। बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ अधिकतम दीर्घ रोम इसमें उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। जो हमारा बिना पचा हुआ भोजन होता है उसमें जल जो होता है उसमें उसका अवशोषण दीर्घ रोम के द्वारा कर लिया जाता है। शेष पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, त्याग कर दिए। इस क्रिया को वायुक्षेपण कहते हैं, ठीक। जो हमारे पदार्थ नहीं पचते हैं उनको हम गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं, इस प्रक्रिया को हम वायुक्षेपण भी कहते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया है मानव में पाचन की। तो ये चित्र आपके सामने है, हमने नोट्स आपको दे दिए, आप नोट्स भी देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में साइंस के सभी चीज़ों के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हम आगे की वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।